Hello student, welcome back to CUT by Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट आज हम करने वाले हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो हर टॉपिक को बहुत बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 40% से 50% कर दिए। मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी कि आपने टॉपिक को, कंसेप्ट को कितना समझा, और जितना अच्छे से समझा होगा वो उतने ही क्वेश्चन को ठीक करेगा, करेक्ट करेगा, और इस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी है, जिसके बिहाफ पर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो यहां पर स्टार्ट करते हैं किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, किनशिप क्या होता है? ग्रुप ऑफ द फैमिली। ठीक है, फिर उसमें कास्ट बनती है, उसके बाद में अब ये किनशिप, फॉर एग्जांपल कि आपके कजिन्स हैं, ठीक है, आप हो, तो वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ द फैमिली। मतलब मेंबर जो होते हैं वो एक फैमिली को बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ द फैमिली क्या होती है? वो किनशिप को बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ द फैमिली, राइट। उसके बाद ये कास्ट आ जाएगा, उसके बाद क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो हम पूरे इस चैप्टर में समझने वाले हैं किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही थी, और किस तरह से जो है सोसाइटी कास्ट में डिवाइड हो गई थी और उनमें जातियां बन गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन। तो ये जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में या हमारे पास्ट के बारे में कि हमारा पास्ट कैसा था, ये चीजें कहां से पता चलती है? कहीं ना कहीं से तो हमारे हिस्टोरियन ने सोर्सेज को कलेक्ट किया होगा, राइट। सोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद तब जाकर फिर वो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की जाती है ना। तो हमारे हिस्टोरियन ने, फॉर एग्जांपल की टेक्स्ट बुक मिली होंगी उनको उस टाइम की, किसने भी लिखी होगी, ठीक है, XYZ जिसने भी लिखी होगी किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, राइट। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स मिली जिनको पढ़ करके एक अंदाजा लग गया कि इस टाइम में ये चीजें होती थी, मतलब पास्ट में। क्लियर। फिर उसके बाद करेंगे कि जो राजाओं द्वारा कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, कौन कौन से राजा ने कौन कौन से कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर पता चलता है। तो ये जो बुद्धिस्ट है, जैनिस्ट टेक्स्ट है, वेद पुराण है, कहने का मतलब काफी सारी चीजें, हिस्ट्री को जानने के लिए काफी सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। अब इसमें एक हम इस पूरे चैप्टर में हम समझने वाले हैं एक ऐसे एपिक के बारे में, ठीक है, एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाता है। कौन सा है वो? बिल्कुल महाभारत। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में महाभारत पे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि किनशिप जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है महाभारत पर, क्योंकि सेम फैमिली में कौरव और पांडव थे, किस तरह से दोनों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फिर बाद में वो महाभारत का युद्ध होता है। तो वो कहने का मतलब ये कि किस तरह से किनशिप में ये सारी चीजें होती हैं। और फिर बाद में हम पढ़ेंगे इसमें कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया जाता है, उन 4 वर्ण में से जातियां बनने लगती है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्टोरियन ऑफन टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल। तो हमने देखा सेकेंड चैप्टर में कि किस तरह से नए नए महाजनपदात का इमर्जेंस हुआ था, नए नए स्टेट बनने लगे थे, नए नए राजा बनने लगे थे। तो राजा क्या करता है? राजा अपना लैंड एक्सपेंशन करेगा, अपना राज्य का दायरा बढ़ाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक, उसकी पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चीजें हमने सेकंड चैप्टर में करी थी, और जिसने नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा, जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपका सपना है हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने का, तो जाकर के हर टॉपिक को, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है ना। चलिए तो फिर हम बात करते हैं कि हिस्टोरियन ऑफन यूज द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड। तो हिस्टोरियंस को इन टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, मतलब इन टेक्स्ट बुक से काफी कुछ जो है जानकारी मिलती है। अब देखो, हम हिस्ट्री के बारे में जो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये कहां से पढ़ रहे हैं? हम अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी बुक से पढ़ रहे हैं। तो हमें बुक से पढ़ने के बाद पता चल रहा है ना कि चीजें क्या क्या उस टाइम में होने लग रही थी। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल किस तरह से चेंजेस हो रहे थे, नए नए स्टेट इमर्जेंस हो रही थी, स्टेट बन रहे थे, नए नए राज्य बन रहे थे, नए नए राइट, और नए नए राजा उन पर रूल कर रहे थे। तो कौन कौन से राजा ने अपना लैंड एक्सपेंशन किया, लैंड एक्सपेंशन करने के बाद में अपना इकोनॉमी और पॉलिटिकली पावर जो है वो किस तरह से बढ़ाई, एक्सटेंड की, राइट। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या कि महाभारत इज अ कॉलोजियल। तो इसमें हम बात करने वाले हैं महाभारत एक ऐसा एपिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें
is the collegial epic. It consists of 1 lakh verses that depicts wide range of the social categories and situation. तो खाली इस महाभारत में एक ही चीज पर बात नहीं की गई है कि कौरव और पांडव की जो उनकी महाभारत की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था महाभारत का, सिर्फ उसी के बारे में जिक्र किया गया नहीं। महाभारत में सोसाइटी के हर पहलू को रीडर को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी उसमें लोग किस तरह से रहते थे, राजा क्या क्या काम करता था, राजा का अपनी प्रजा के साथ में कैसा रिलेशन था, ठीक है, उस टाइम प्रजा कैसे रहती थी, कैसे घरों में रहती थी, क्या क्या ट्रेडिंग और जो है कमर्शियल और ट्रेड किया करती थी। तो सारी चीजें इस महाभारत में बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि महाभारत में टोटल 1 लाख क्या है, 1 लाख वर्सेसेस है। वर्सेसेस क्या होता है, वो श्लोक हाइम्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि पूरे इस महाभारत की बुक में 1 लाख या अब एट प्रेजेंट बात करो तो 1 लाख से भी ज्यादा वर्सेसेस इसमें मेंशन किए गए हैं, जिनको पढ़कर लगता है कि हाँ उस टाइम में ये बातें हुई होगी, क्योंकि जिसने भी लिखी उसने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा होगा, तब जाकर वो बुक में लिखा होगा, राइट। और ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, महाभारत के बारे में बुक से पता चलती है, महाभारत एपिक से पता चलता है। तो वर्सेस डिपिक्टेड दैट वाइड रेंज ऑफ द सोशल कैटेगरी, तो इसमें हमें पता चलता है कि बहुत बड़े लेवल पर जो सोशल कैटेगरीज थी वो डिवाइडेड थी। इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ, इसको कब कंपोज किया गया, इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड अबाउट द 10,000 ईयर, सॉरी 1,000 ईयर्स, ठीक है। तो ये 1,000 ईयर पहले की बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि 500 BCE से इसको लिखना स्टार्ट किया गया था, कंपोज करना स्टार्ट किया गया था। एंड सम ऑफ द स्टोरी इट कंटेन मे हैव बीन द सर्कुलेशन इवन अर्लियर, राइट। तो इससे पहले इतना बड़ा जो एपिक है वो दुनिया में कहीं नहीं देखा गया, ठीक है। और आज तक भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। माना जाता है कि जब इसका क्रिटिकल एडिशन जब तैयार किया गया, किसने, VS शुकांतकर ने अपनी टीम के साथ में इसका क्रिटिकल एडिशन जब तैयार किया, मतलब इसकी एक एक चीज को बहुत बारीकी से एग्जामाइन किया गया, तो इसमें पूरे 47 ईयर्स लग गए थे। कितने, पूरे 47 ईयर्स लग गए थे। तो पूरे 47 साल तक इस क्रिटिकल महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को कंपोज करने में लगा दिया। अब ये VS शुकांतकर कौन है, VS शुकांतकर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ में इस पूरे महाभारत को इस महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को कंपोज किया, राइट। और इसमें माना जाता है करीब करीब इस क्रिटिकल एडिशन में 13,000 पेजेस का ये पूरा का पूरा क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया। 13,000 पेजेस, मान सकते हो कितना बड़ा होगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिस फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली के बारे में, ठीक है। तो महाभारत में आपको पता है कि पूरी की पूरी कुरु फैमिली थी, कुरु फैमिली जिससे कौरव पांडव बिलोंग करते थे, मतलब एक ही फैमिली थी ना, उनके एक ही इंसेस्टर थे, एक ही पूर्वज थे। वो पूर्वजों की वजह से ही वो लोग जो है वो बट गए थे कि मान लीजिए किसी कोई एक दादाजी के 4 बेटे होते हैं, तो उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, तो है तो एक ही इंसेस्टर ना, ठीक है, एक ही पूर्वज की संतान है, यानी कि एक ही कुल चलता आ रहा है, एक ही वंश चलता आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फाइंडिंग अबाउट द फैमिली। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल। तो फैमिली क्या होता है बच्चे, यूजुअली पार्ट ऑफ द, अब देखो एक फैमिली आपकी यहां पर रह रही है, ठीक है, हमारी फैमिली यहां रह रही है, दूसरे हमारे रिलेटिव्स यहां रह रहे हैं, फिर यहां रह रहे हैं, फिर यहां रह रहे हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, है तो वो एक ही फैमिली के ना। आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपका घर यहाँ पर है, उनका घर वहां पर है, चाहे वो एक ही स्टेट में, एक ही एरिया में, लेकिन अलग अलग जगह पर है ना। तो ये जो नेटवर्क बन गया है आपकी फैमिली का, उनकी फैमिली के साथ जो रिलेशन कनेक्शन बन गया है, इसी से क्या होता है, इसी से नेटवर्क बढ़ता है, ठीक है। आपके यहाँ फंक्शन होता है तो वो आपके फंक्शन में आते हैं, उनके यहाँ जाते हो आप फंक्शंस में, तो ये नेटवर्किंग बढ़ गई ना। तो इसमें बताया गया है कि लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल, द टर्म किनफोक इज यूज्ड टू, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, द टर्म किनफोक, ठीक है। अब ये टर्म किनफोक क्या होता है, मैंने बताया ना, जो सेम उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं, जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, द टर्म किनफोक इज यूज्ड फॉर दीज टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ द रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये रिलेटिव्स का, फैमिली का जो ग्रुप होता है, इसको किनफोक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसको किनफोक कहा जाता है। फैमिली टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज द नेचुरल एंड द बेसिस बेस्ड ऑन द ब्लड। अब जो फैमिली में ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, अब ये ब्लड रिलेशन क्या होते हैं,
जिनका खून का आपके साथ आपसी संबंध होता है, जैसे आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं, तो क्योंकि वो एक ही माता पिता की संतान है तो उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं कि वो आपके रियल ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, तो आपका उनके साथ में खून का रिश्ता है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि जो कजिन्स होते हैं, ठीक है तो एक ही फैमिली के, राइट, एक ही फैमिली के है, ठीक है, उनके मम्मी पापा अलग है, आपके मम्मी पापा अलग है, लेकिन फैमिली तो एक है ना। तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जो चाहे कजिन्स हैं, ठीक है, फैमिली चाहे अलग अलग है, लेकिन एक ही फैमिली के होने से इनमें ब्लड रिलेशन होता है। लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, जो कजिन्स होते हैं उनको इसमें ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं किया जाता। तो कुछ मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, तो ये एक कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि किनशिप एंड द मैरिज रूल्स एंड द मैरिज प्रैक्टिस। तो आइडियल ऑफ द पैट्रिनी, बच्चे ये वर्ड बहुत बार आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रिलिनी। पैट्रिनी का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, एक मेल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बेटों की वो सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम होती है या उसके पास में जो है सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम हो जाती है। फिर उसके बाद उसके बेटे की जब डेथ हो जाती है, फिर उसके बेटे की, इस तरह से वो चलता जाता है, ठीक है, वो सिस्टम चलता जाता है। तो फादर की तरफ से, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि पैट्रिनी से क्या होता है, पापा, ठीक है, पी से पैट्रिनी, पी से पापा, जो फादर के वंश को बताते हैं, ठीक है, फादर का जो काम या उनके बारे में जो भी बताते हैं उस सिस्टम के बारे में, उसको पैट्रिनी कहा जाता है, ठीक है। यहां पर देखना, महाभारत इज द स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर किनशिप रिलेशन की बात की गई है, किसमें, महाभारत में। किनशिप रिलेशन मतलब जो कौरव और पांडव थे उनके बीच का जो रिलेशन है, थे तो वो कजन, लेकिन किस तरह से वो आपस में रिलेशन रखते थे, तो वो बताया गया है। सो इट डिस्क्राइब अ फ्यूड, ठीक है, इट डिस्क्राइब अ फ्यूड लैंड एंड द पावर बिटवीन द टू ग्रुप्स कजिन्स, दैट इज कौरव और पांडव। अब ये लड़ाई किसकी थी, ये लड़ाई इसकी थी कि कौन राजा बनेगा। दुर्योधन कहता था कि मैं राजा बनूंगा, ठीक है, और इधर युधिष्ठिर को बोला जा रहा था कि युधिष्ठिर राजा बनेगा, लेकिन राजा कौन बनेगा। ये पैट्रिनी वाला सिस्टम यही कहता है कि जिसके फादर होंगे, राजा होंगे, उसका बेटा राजा बनेगा। अब इस हिसाब से तो धृतराष्ट्र राजा था, और धृतराष्ट्र के राजा बनने की वजह से दुर्योधन ये क्लेम कर रहा था कि उसको अब राजा बनना है क्योंकि उसके फादर राजा है। इधर पांडवों के साथ में दूसरा ही सीन था। दूसरा सीन क्या था कि पांडु की तो डेथ हो जाती है, तो उस टाइम युधिष्ठिर बहुत छोटे थे, तो उस सिचुएशन में धृतराष्ट्र को वहां पर प्लेस कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि राज्य तो ऐसा सिंगल खाली नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो उस सिचुएशन में धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, वो भी इसलिए कि जब तक युधिष्ठिर समझदार नहीं हो जाते हैं, अपना कार्यभार नहीं संभालते हैं, तब तक उनको एक गेस्ट के तौर पर उनको राजा बना दिया गया धृतराष्ट्र को, ठीक है। अब जब जैसे जैसे युधिष्ठिर बड़े होते रहते हैं, तो फिर पब्लिक डिमांड करने लगी कि अब तो जो है वो इसको युधिष्ठिर को ही राजा बनना होगा, क्योंकि उनके पापा को मतलब उसके पापा की डेथ के बाद में उनको थोड़े टाइम के लिए राजा बना दिया गया था, लेकिन एक्चुअल राजा तो युधिष्ठिर को ही बनना चाहिए। अब यहाँ लड़ाई किसकी थी, सत्ता की लड़ाई थी। लड़ाई किसकी थी, यहाँ पर थ्रोन की लड़ाई थी, सिंहासन को पाने की लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी, ठीक है, लैंड की लड़ाई थी, एरिया की लड़ाई थी कि कौन राजा बनेगा। तो राजा बनने की वजह से उसको सिंहासन भी मिलेगा, उसको राज्य भी मिलेगा, और सारे रिसोर्सेज वो यूज कर सकेगा। अब यहाँ पर दो हैं, एक तरफ युधिष्ठिर तो दूसरी तरफ कौन है, दुर्योधन, ठीक है। अब दोनों में ही इस तरह का जो है स्टार्टिंग से ही ये लोग एक दूसरे, बचपन में ठीक है दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे मिलजुल कर, क्योंकि बचपन में इतना छल कपट नहीं होता है बच्चों के मन में, है ना, तो आपस में खेल कूद कर बड़े हो गए, तो जैसे जैसे इनके अंदर समझ आती है वैसे वैसे ये दूसरी तरफ दूसरा ट्रैक पकड़ लेते हैं, और ये फिर बाद में क्या होता है कि महाभारत का युद्ध हो जाता है। तो दे बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली। देखो दोनों एक ही फैमिली के थे, फॉर एग्जाम्पल कुरु, ठीक है, तो ये दैट इज कुरु, तो ये कुरु फैमिली के थे, ठीक है, ये कुरु फैमिली के थे, और कुरु फैमिली से ही क्या होता है, कुरु फैमिली से ही ये दोनों बिलोंग करते हैं। लाइनेज, लाइनेज का मतलब क्या होता है, लाइनेज का मतलब होता है कुल, ठीक है। डोमिनेटिंग वन ऑफ द महाजनपदास। अब ये कुरु कौन था, याद करो हमने पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, 16 महाजनपदास के बारे में बात की थी ना। उन 16 महाजनपदास में से कुरु एक महाजनपद था, ठीक है ना, और ये वही महाजनपद है जिसमें कौरव और पांडवों का बर्थ हुआ था। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत रेनफोर्स दैट द आइडिया ऑफ द पैट्रिनी। अब इस महाभारत में ये पैट्रिनी के आइडिया को फॉलो किया गया, वाज अ वेरी वैल्यूएबल, बहुत इसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि अगर जिसका फादर राजा होगा उसका बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा।
सो अंडर द पैतृनी, ठीक है, इसमें बताया गया है अंडर द पैतृनी सन कुड, तो इस पैतृनी के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, पैतृनी सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि सन ही क्लेम कर सकता है अपने फादर की प्रॉपर्टी पर, अपने फादर के जो भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको क्लेम कर सकता है, इंक्लूडिंग द थ्रोन, चाहे वो सिंहासन के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। इन द केस ऑफ किंग, अगर किसी के फादर अगर राजा हैं तो वो क्लेम कर सकता है उसका बेटा कि मैं ही राजा बनूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है कि पैतृनी को, ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। अगर दुर्योधन के फादर धृतराष्ट्र राजा हैं तो उनको दुर्योधन ही राजा बनेगा। अगर पांडु राजा था, ठीक है, और उनकी जगह पर युधिष्ठिर राजा बनने चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी सी उनके डेथ के बाद में थोड़ी सी चेंज हो गई थी ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड। जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा क्लेम कर सकता है कि उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो जाएगी। तो पैतृनी इज एविडेंट इन द मंत्रास इन द रिचुअल टेक्स्ट एज अ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में भी इसको मेंशन किया गया है। जैसे भगवान श्री राम थे तो उनके दो पुत्र थे लव और कुश, अब भगवान श्री राम के बाद वही उनका राजपाट संभालेंगे। तो XYZ कोई भी राजा हो गया, उसका बेटा ही आगे चलकर राजा बनेगा, ठीक है। तो ये पैतृनी सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, मैत्रिलिनी की, ठीक है, पैतृलिनी के अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, मैत्रिलिनी की, तो मैत्रिलिनी अभी आगे आएगा। वैसे जो मदर के वंश को बताती है, जो जैसे यहाँ पर फादर के वंश को बता रहे हैं ना कि जिसका फादर राजा होगा या XYZ कोई भी राजा ना होकर के कोई ऑर्डिनरी भी हुआ, उसके पास में प्रॉपर्टी है, उसके पास में जमीन है, पशु है और ज्वेलरी वगैरह है, दुकानें हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो जाएगी, उनके बेटों की हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, और अगर मैत्रिनी की बात आती है तो वो मदर के वंश को बताती है, ठीक है, मदर कौन से वंश से बिलोंग करती है, तो मदर की साइड से जो सिस्टम चलता है उसको पैतृनी, और जो पापा की साइड का सिस्टम है उसको पैतृनी बोला जाएगा, ठीक है। तो किनशिप मैरिज रूल्स, अब इसमें क्या करेंगे हम, दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम कि सन वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। अच्छा, ये जितने बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, और इतने बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाते थे, बड़े बड़े जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया, ठीक है, राजसूय यज्ञ होगा, तो इतने बड़े बड़े जो हवन यज्ञ करवाते थे उनमें हमेशा दो चीजों की कामना किया करते थे, दो चीजों के विश किया करते थे, भगवान से प्रेयर किया करते थे। क्या क्या, कि हमें एक तो हॉर्स मिले, ठीक है, एक तो हॉर्स की कामना किया करते थे और दूसरा सन की, ठीक है। तो सन और हॉर्स, इनको सिर्फ यही दो चीजें चाहिए थी। सन का क्या काम होगा, ये उनके कुल को, ये उनके वंश को बढ़ाएगा, ठीक है, आगे उनके वंश को बढ़ाने वाला, परिवार को बढ़ाने वाला है, जिसका दूर दूर तक बाद तक नाम रहे। और हॉर्स को इसलिए ये लोग प्रेयर में लगाते थे, भगवान से, गॉड से प्रेयर करते थे कि हमें हॉर्स भी चाहिए। तो हॉर्स इनकी आर्मी में काम आते थे, जो आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी तो उस राजा की ख्याति, उस राजा की पावर जो है उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये दो चीजों की कामना किया करते थे, हॉर्स एंड सन की। तो डॉटर जो थी वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकती थी फादर के रिसोर्सेज पर। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि बेटी शादी होकर के अपने ससुराल चली जाएगी तो उसको फादर की प्रॉपर्टी से क्या लेना देना, ठीक है। तो बेटी क्लेम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल चेंज हो गया है, बेटी भी क्लेम कर सकती है। तो जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा उतना ही बेटी को मिलेगा। अब तो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, राइट। तो अब बेटी भी उतना ही हिस्सेदारी की मतलब उतना ही उसको हिस्सा मिलेगा जितने बेटों को मिलता है। तो मैरिंग देम ऑफ द फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसिडर्ड द डिजायरेबल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया गया, मैरिंग देम इनटू अ फैमिली। अब ये इतनी बड़ी फैमिली है, ठीक है, इतनी बड़ी फैमिली है तो उसके अंदर शादी ब्याह भी होंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपके घरों में कभी शादी वादी का अपने भाई बहन या फिर जिसकी भी शादी होती है, जब शादी का सिलसिला चलता है तो इस तरह की बातें होती है ना, गोत्र मैच किए जाते हैं, लड़का कहाँ का है, कौन से फैमिली का है, ये वो करके मैच किए जाते हैं ना कि कौन से फैमिली का है। तो अगर देखो विद इन द यूनिट यानी कि फैमिली के अंदर ही, यूनिट के अंदर अगर शादी होती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंडोगैमी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एंडोगैमी, यानी कि विद इन द यूनिट, ठीक है। अब विद इन द यूनिट में जो शादी होती है, विद इन द यूनिट, अब विद इन द यूनिट जो शादी होती है उस शादी को क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को बोलेंगे हम एंडोगैमी, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंडोगैमी, क्लियर। तो एंडोगैमी बोलेंगे। और जो आउटसाइड होती है यानी कि क्लान से, यूनिट से बाहर जो शादी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे लव मैरिज लगा लिया कि लड़का लड़की दोनों अलग अलग कास्ट के हैं और जो अपनी बिल्कुल फैमिली से बिल्कुल अलग आउटसाइड है, अपनी यूनिट से बिल्कुल आउटसाइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सोगैमी। ये एक्स को याद रखना, एक्स का मतलब क्या होता है, आउट यानी कि बाहर,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बाहर। तो यूनिट से बाहर की गई शादी को एक्सोगैमी, यूनिट के अंदर की गई शादी को एंडोगैमी। विद इन, इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो विद इन द यूनिट जो शादी होती है उसको एंडोगैमी कहा जाता है। दोनों बात समझ में आ गई। गर्ल्स एंड वुमेन बिलोंग टू द हाई, अब देखो गर्ल्स और वुमेन जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उनको पूरी तरह से छूट दी गई थी कि उनकी जब एज हो जाती है तो अपनी मर्जी से शादी करेंगी। उनको कोई, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था या उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता था कि तुम्हें अभी शादी करनी है। जबकि नॉर्मल फैमिली में क्या होता है कि मम्मी पापा ने, ठीक है, पापा ने लड़का देख दिया और फिर चुपचाप से जो है वो ओके कर देती है और उसको फिर शादी करनी पड़ती है, तो उसमें उसकी राय नहीं ली जाती। गलत तो नहीं कह रही हूँ ना। तो लेकिन ये जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी, जो भी फीमेल होती थी, उनसे, चाहे लड़की थी, वुमेन थी, तो उनसे पूछा जाता था कि भाई अब तुम्हारी शादी का टाइम आ गया है, तो शादी करने का विचार है कि नहीं तुम्हारा। वो कहेगी हाँ जी है। तो फिर उनके पापा क्या करते थे, अगर वो बड़े बड़े हैं तो स्वयंवर कंडक्ट करवा देते थे। ठीक है, अब स्वयंवर में जिसको भी उस राजकुमारी को जो अच्छा लगता है, उस लड़की को जो अच्छा लगता है वर, उसके गले में वरमाला डाल देती है, बस उनकी शादी हो जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि राजा, बड़े बड़े राजा होते हैं, वो टास्क रख देते हैं। जैसे अर्जुन के लिए टास्क रखा था कि जो चलती हुई मछली थी उसको पानी में देखकर उसकी आंख को बीनना था, तो अर्जुन ने ये टास्क कंप्लीट किया। भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता माता से जब शादी करने गए थे, तो उनके लिए वो धनुष रखा गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा उससे मैं अपनी बेटी सीता की शादी कर दूंगा। तो कहने का मतलब है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, ये कोई टास्क भी रखते थे और लड़की से पूछा जाता था कि शादी के लिए स्वयंवर कंडक्ट कराते थे, तो उसमें लड़की अपनी मर्जी से अपना वर चुनती थी, अपना हस्बैंड को सिलेक्ट करती थी और फिर उस हिसाब से उनकी मैरिज हो जाती थी। ठीक है, तो फ्रॉम द 500 BC, ठीक है, फ्रॉम 500 BC दीज नॉर्म्स क्या होते हैं बच्चे, नियम, ठीक है, रूल्स होते हैं। ठीक है, तो दीज नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत। अब ये सारे के जितने नियम बनाए गए थे, ये सारे संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, कहाँ लिखे गए थे, ये लिखे गए थे धर्मसूत्र, ठीक है, और धर्मशास्त्र में। ये जितने भी शादी के दौरान या फैमिली के या जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, ये मेंशन किए गए थे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। इनको किसने कंपोज किया था, तो बाय द ब्राह्मणास। किसने किया था, बाय ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मणों ने इसको कंपोज किया था, राइट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच वर्क द मनुस्मृति वाज कंपाइल्ड बिटवीन द, मनुस्मृति को ध्यान रखना, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को कब कंपोज किया गया, तो ये किया गया था, कंपाइल किया गया था 500 BCE। ठीक है, और इसको मनुस्मृति को जब कंपोज किया, कंपाइल किया गया, तो वो 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में इसको कंपोज किया गया था। दोनों डेट अच्छे से याद रखनी है आपको। ठीक है, क्लियर। रूल्स ऑफ द मैरिज, ये मैरिज के रूल्स थे, क्लियर। नेक्स्ट पर बात करते हैं गोत्र ऑफ वुमेन। अब जब शादी ब्याह की बात होती है, तो हमारे घरों में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि गोत्र मैच किए जाते हैं, लड़का लड़की के गोत्र मैच किए जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या बताया कि लड़का लड़की की अगर गोत्र मैच कर जाते हैं, तो वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कब माना जाता है कि उनके कभी एंसेस्टर एक ही रहे होंगे और एक ही पिता की संतान होते हुए वो आपस में बहन भाई बन जाते हैं। तो सेम गोत्र में लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बताया गया है इसमें कि 1000 BCE ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1000 BC ऑनवर्ड्स पीपल स्पेशली द ब्राह्मणास वर क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ गोत्र। अब इन ब्राह्मणों ने क्या किया, गोत्र वाला सिस्टम लगा दिया। ठीक है, तो गोत्र वाले सिस्टम में ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर। अब ये वैदिक सीर क्या होता है, या कभी आपने सोचा है कि गोत्र क्या होते, किसने बनाए गोत्र, सोचा है कभी आपने, दिमाग में आया कभी कि गोत्र क्या होते, कभी क्वेश्चन किया आपने पेरेंट्स से, नहीं ना, किया भी होगा तो एक एक्चुअल आंसर नहीं मिला होगा। अब यहां पर देखिए, इसमें बताया गया है कि ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर द वैदिक सीर। ठीक है, वैदिक सीर का मतलब क्या होता है, सेज। सेज क्या, अब जैसे मान लो ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, महर्षि विश्वामित्र, ठीक है, एक बहुत ही ज्ञानी तपस्वी बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, तो वो एक थे, फिर उनके बाद उनकी जो संतान हुई, तो जो सेज थे, जो वैदिक सीर थे, यानी कि एक महर्षि विश्वामित्र थे, अब वो विश्वामित्र, उन्हीं के नाम से उनकी डिसेंडेंट, उन्हीं का ही गोत्र चलता आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वैदिक सीर हो गया। यानी कि एक एंसेस्टर का पर्टिकुलर नाम था महर्षि विश्वामित्र, जो विश्वामित्र गोत्र है वो उनकी फैमिली का चलता आ रहा है, तो ये किसके नाम से पड़ा, उस एंसेस्टर के नाम से, उस महर्षि के नाम से। तो ये जो वैदिक सीर होते हैं, महर्षि होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, उन्हीं के नाम से ये गोत्र चलता है। ठीक है, तो 2 रूल्स, इसमें 2 रूल बताए गए हैं। ठीक है, शादी के 2 रूल बताए गए हैं, वो कौन से, कि लड़का लड़की एक तो शादी नहीं कर सकते सेम गोत्र में, दूसरा रूल बताया गया है कि जब भी लड़की शादी करेगी, ठीक है, तो शादी के दौरान वो अपने फादर का जो गोत्र होता है उसको गिव अप करेगी, उसको छोड़ देगी और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेगी।
क्लियर है? तो ये दो रूल बहुत बहुत गोत्र के अकॉर्डिंग ये दो रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, अब आती है कि किस तरह से मदर की इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में, ठीक है। मदर को अच्छा समझा जाता था, मदर को मतलब मदर की जो एक मदर का जो स्टेटस था वो नीचे था या ऊपर था। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सातवाहन रूलर द आइडेंटिफाई द मैथ्रोनोमिक्स, ठीक है। मैथ्रोनिमिक्स क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। मैथ्रिलिनी एक अलग चीज है, मैथ्रोनिमिक्स एक अलग चीज है, ध्यान से देखना। मैथ्रोनिमिक्स का मतलब होता है नेम, ठीक है। नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। पर्टिकुलर कोई भी राजा होता है ना, अगर वो राजा अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाता है तो वो क्या हो जाता है, कौन सा सिस्टम हो जाता है, वो हो जाता है मैथ्रोनिमिक्स। जैसे कि मान लो यहां पर मैं एक आपको बताती हूं, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। अब ये शातकर्णी कौन था, ये एक राजा था, ठीक है। ये क्या था, एक किंग था। इस किंग ने क्या किया, अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाया, गौतमी पुत्र, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो मदर का स्टेटस कितना हाई है, कि मदर की कितनी रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर। तो ये उस पर्टिकुलर राजा के नाम से ही पता चल जाता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी, मतलब पहले उसने अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम रखा है। तो सोच सकते हो कि यहाँ पर औरतों की या मदर की कितनी रिस्पेक्ट की जाती होगी, ठीक है। अब इस वाले सिस्टम को कहते हैं, नेम वाले सिस्टम को, जो नेम अपने आगे लगाया उन्होंने, इस सिस्टम को कहते हैं मैथ्रोनिमिक्स, ठीक है। द प्रैक्टिस रिफ्लेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ द मैथ्रिलिनी, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ये मैथ्रिलिनी से रिफ्लेक्ट करता है। याद करना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो मदर के वंश को बताता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं, मैथ्रिलिनी, ठीक है। और जो पापा के वंश को या पापा के बारे में बताता है उसको पैतृलिनी कहा जाता है। लेकिन यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, कि मैंने अभी बताया कि गौतमी पुत्र शातकर्णी, इससे क्या होता है कि अपने मदर का नाम उसने आगे लगाया, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मैथ्रिलिनी सिस्टम को, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम क्या कहलाता है, मैथ्रोनिमिक्स। फिर से सुनो, कंफ्यूज मत होना, बस पहले इसको समझ लो कि जो नाम के हिसाब से अगर किसी राजा ने अपने मदर का नाम अपने नाम के आगे लगाया है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, मैथ्रोनिमिक्स। बात समझ में आ गई? तो ये जो है इसी से ड्राइव है, यानी कि इसी का ही पार्ट है। तो मैथ्रिलिनी से क्या होता है कि जो जहां पर विमेन को, जहां पर मदर को रिस्पेक्ट, मदर का स्टेटस जो चीज शो करती है, तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसी की ब्रांच है ये मैथ्रोनिमिक्स, ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो हाउएवर द सक्सेशन, अगर बात आती है थ्रोन की, ठीक है। देखो ये तो चलो नाम का सिस्टम था, ठीक है। अगर बात आती है थ्रोन की, तो ये जो गौतमी पुत्र शातकर्णी है, इनके पापा राजा रहे होंगे, तो राजा के बाद में बेटा ही बना। तो इसमें मैथ्रिलिनी सिस्टम यहां पर लागू नहीं किया गया है कि मदर के बाद में बेटा राजा बनेगा, नहीं, पापा के बाद में बेटा राजा बनेगा। फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी की डेथ हो गई, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो अगर सिंहासन, अगर पोस्ट के बारे में अगर यहां पर बात कर रहे हैं तो वहां पर पैट्रिलिनी सिस्टम चलता है, और अगर नाम के हिसाब से बात करते हैं तो वहां पर मैथ्रोनिमिक्स वाला सिस्टम चलता है। बात क्लियर हो गई? फिर से सुनो कि अगर बात आती है हाउएवर द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन, अगर बात आती है सिंहासन को पाने की, राजा बनने की, तो कौन सा सिस्टम लागू करेंगे, कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा, पैट्रिलिनी वाला सिस्टम, पैट्रिलिनियल, ठीक है। तो पैट्रिलिनियल वाला सिस्टम लागू होगा क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इसमें सिंहासन के तौर पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पैट्रिलिनियल, और अगर नाम के अकॉर्डिंग देखें तो आपका मैथ्रोनिमोनिक्स, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। तो राइट ऑक्यूपेशन, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, राइट ऑक्यूपेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो राइट ऑक्यूपेशन, अब देख रहे हो ना कि देखो सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में ये ब्राह्मण लोग ही होंगे जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इस तरह की नियम बनाएंगे, इस तरह की बातें लिखेंगे, मेंशन करेंगे। मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि अब सोसाइटी धीरे धीरे ना डिवाइड होने लगेगी। जिसके पास पैसा होगा, जो थोड़े बहुत छोटे काम करता है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जो वेद पुराणों का काम करता है उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है, जो पढ़ने लिखने का काम करता है, और जो राजा वाली फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उनको अलग रखा जाएगा, जो फार्मर्स है, खेती बाड़ी करते हैं, इनको अलग रखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरी सोसाइटी जो है उसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्राह्मण हो गए, ठीक है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, वैश्यास हो गए, राइट, वैश्यास हो गए, ये भी क्षत्रिय है, ठीक है, वैश्यास हो गए, और कौन हो गए,
शूद्रास हो गए, ठीक है। तो ये भी कौन है, वैश्यास। तो कहने का मतलब ये पूरी जो यहाँ पर हम सिस्टम देख रहे हैं, तो ये सिस्टम कौन सा होगा, ये सिस्टम होगा आपका वर्ण सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम कौन सा होगा, वर्ण सिस्टम। अब हम वर्ण सिस्टम को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो द धर्मसूत्र, अब ये धर्मसूत्र क्या कहता है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कंटेन रूल्स अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। जब ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ट्रिक बन गई, ध्यान से देखना, ठीक है, हंसना मत ट्रिक देख करके, क्लियर। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन गई, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि सभी के काम को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब ब्राह्मणों का काम क्या होगा, पहले ध्यान से देखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ब्राह्मणों को क्या काम होगा, ब्राह्मणों का काम होगा वेदों को स्टडी करना, वेदों को टीच करना, ठीक है। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, लोगों को वेदों के बारे में ज्ञान देना कि वो लोग वेदों में क्या क्या चीजें लिखी हैं, ठीक है। लोग उनका ज्ञान सुनेंगे। तो ये काम किसका होगा, पढ़ाई लिखाई का, ब्राह्मणों का। नेक्स्ट होता है क्षत्रिय वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट द पीपल। क्षत्रियों का काम क्या होगा, क्योंकि क्षत्रिय ताकतवर होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं, तो उनका काम क्या होगा, राजा वाला काम होगा, ठीक है। राजा का काम क्या होता है, अपनी पब्लिक को, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सुरक्षित रखना, उनको हर चीज से जो है वो उनको फैसिलिटीज देना। तो ये सारा काम किसका होगा, राजा का होगा। तो वॉरफेयर में एंगेज रहना, युद्धों में बिजी रहना, ठीक है। और फिर क्या होगा, अपने पीपल को, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना। और तीसरा क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, यानी कि जो है वो जस्टिस करना, यानी कि न्याय वगैरह करना। ये सारे काम किसके होते हैं, राजा के होंगे, ठीक है। वो सारे काम किसके होंगे, राजा के होंगे, क्लियर। वैश्यास वर एंगेज्ड इन द, वैश्यों का काम क्या होगा, वैश्यों का काम होगा एग्रीकल्चर करना, पेस्टलिज्म करना, ठीक है। क्या होगा, पेस्टलिज्म करना। और इसमें पेस्टलिज्म का मतलब होता है पशुपालन करना, ठीक है। एक तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, पेस्टलिज्म करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो ये तीनों काम किसके हो गए, वैश्यास के हो गए, 3rd कैटेगरी के। नेक्स्ट आता है हमारा शूद्रास, ठीक है। अब ये शूद्रास का क्या हो जाएगा, शूद्रास में हम बात करने वाले हैं किसकी, शूद्र में बात करने वाले हैं वर्क असाइंड, ठीक है, वर असाइंड इन, बोर्ड को क्या हो रहा है, शूद्रास वर असाइंड इन द। अब देखो इसमें क्या बता रहे, इसमें बता रहा है कि शूद्रास वर असाइंड ओनली 1 ऑक्यूपेशन दैट वाज सर्विंग इन द 3 हायर वर्णास। तो शूद्रों को बोला गया था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। तुम्हारा काम यही है, बस तुम्हें इसी को करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। तो समझ में आ गया, ब्राह्मणों का काम वेदों को स्टडी करना है। देखो यहाँ पर ये अपना पोथी पत्र लिया है, तो इसका काम वेदों को स्टडी करना, टीच करना, राइट। उसके बाद क्षत्रियों का काम क्या होता है, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस करना, ठीक है, वॉरफेयर में एंगेज रहना। वैश्यास का काम होता है एग्रीकल्चर करना, पेस्टलिज्म करना और ट्रेड करना। वैश्यों का काम होता था अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देना, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन क्षत्रिय किंग। अब देखो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्र में क्या बताया गया था, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, ठीक है, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, कि अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग। हाउएवर द सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेज प्रोबेबली हैड द डिफरेंट ओरिजिन। लेकिन इस बात को यहां झूठा साबित कर दिया जाएगा कि ब्राह्मण ही, मतलब ब्राह्मण की जो एक डोमिनेंस है या उनकी जो कही गई वर्डिंग्स है या उनके बनाए हुए रूल्स हैं, वो सरासर निराधार है। कैसे उनको झूठा साबित कैसे किया, अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, यहां पर बताया ना कि बताया गया है ना कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनमें बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य में कि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो है एक बहुत ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्टेड दैट द मौर्य वर क्षत्रिय। तो इसके बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मौर्य क्या थे, बाय कास्ट या बाय वर्क क्षत्रिय थे, ठीक है। बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब दैट देम एज अ बीइंग लो ओरिजिन। लेकिन ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण कहता है कि नहीं, वो लो ओरिजिन थे, ठीक है। उसके बाद अब ये लो ओरिजिन थे, ठीक है, शूद्र थे, लेकिन थे तो कितने महान राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि कितने बड़े महान एक राजा बने। उसके बाद सम्राट अशोक के बाद जो पहले उनके फादर थे बिंदुसार, वो भी एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे। तो अगर कोई इसको लो ओरिजिन मानता है, ब्राह्मण इनको लो ओरिजिन मानते हैं, तो वो भी तो इतने बड़े सम्राट बने ना। अब तुम्हारी कहाँ गई ये जो बनाए हुए रूल जो थे कि ब्राह्मण कहते थे कि क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार है, बाकी कोई राजा नहीं बन सकता। लो ओरिजिन से भी राजा बने ना। नेक्स्ट कहता है द शुंग एंड कन्वास, ठीक है, ये शुंग और कन्वास जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को रिप्लेस किया, मौर्य डायनेस्टी के खत्म होने के बाद ये राजा बने, तो ये बायकास्ट क्या थे, ब्राह्मण थे।
तो ये ब्राह्मण भी राजा बने, ठीक है। उसके बाद जो अदर रूलर्स थे जो बाहर से आए हुए थे, कहां से, सेंट्रल एशिया से, ठीक है। कहां से आए हुए थे ये, सेंट्रल एशिया से। तो इसमें क्या बताएंगे, सेंट्रल एशिया से जो रूलर आए थे तो उन्होंने भी तो आकर रूल किया ना। तो ये ब्राह्मणों ने इनको क्या कहा, इनको मलेच्छा कहा है, मलेच्छा कहा है, बर्बेरियन कहा है और आउटसाइडर बाय द ब्राह्मणास। मलेच्छा कौन होते हैं, जो बाहर से आए, वो इंडिया के नेटिव्स नहीं है, नेटिव पीपल नहीं है वो इंडिया के, वो बाहर से आए और आकर इंडिया पर रूल करने लगे। तो जब इनको संस्कृत बोलनी, पढ़नी, लिखनी कुछ भी नहीं आता और ना ही ये इंडिया के नेटिव पीपल हैं, तो इनको मलेच्छा कंसिडर कर दिया गया, मलेच्छा इनको कहकर बुलाया गया अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट, तो जाति एंड मोबिलिटी। अब हमने क्या देखा, जातियां बन गई थी, मतलब वर्ण बन गए थे, ठीक है। वर्ण कौन कौन से बने थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्यास, ठीक है, और शूद्र, ठीक है, क्लियर। अब ब्राह्मण में भी बहुत सारी कास्ट बनेगी, क्षत्रियों में भी बहुत सारी कास्ट बनेगी, वैश्यास में भी बहुत सारी कास्ट बनेगी और शूद्रास में भी बहुत सारी कास्ट बनेगी, बनी ना। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म थी, इसमें बहुत सारी अब जातियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी जाति किस किस वर्ण में फिट होती है वो यहां पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल थ्योरी, द जाति लाइक वर्ण वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। तो ये जो जाति है ना, ये बाय बर्थ, मतलब ये कौन कह रहा है, ये ब्राह्मणिकल थ्योरी कहती है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए नियम कहते हैं कि जो अगर ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मणगिरी का काम करेगा, यानी कि वो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है, वो ब्राह्मण जाति से होगा। अगर कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय फैमिली का होगा, ठीक है। तो ये किसके नियम थे, ये ब्राह्मणों के नियम थे, ठीक है। तो while number of the varnas was fixed at the 4, there was no restriction the number of the जाति। अब इन्हीं में ही सब जातिज बनने लगेगी। जैसे अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो कोई विशिष्ट है, कोई विश्वकर्मा, तो कोई जांगड़ा पंडित है, ठीक है, कोई मिश्रा है, कोई कुछ है, तो ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातिज बनी ना। तो जो जिस घर में पैदा होगा उसकी कास्ट जो ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो डिसाइड की गई, जो फिक्स की कर दी गई, तो उसी का कहलाएगा। लेकिन कुछ जाति ऐसी थी जो इन 4 वर्णास में फिट नहीं बैठ रही थी, वो बिल्कुल अलग थी, तो उनको एक अलग कैटेगरी उनकी बना दी गई। जैसे कि यहां पर बताया गया है, पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट सच एज द निषादा, जो जंगलों में रहते थे उनकी कोई जाति वाति थी नहीं, ना ही उनका पता था कि तुम कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, जंगलों में रहते थे, तो उनको निषाद कैटेगरी में डाल दिया गया, उनको निषाद जाति में डाल दिया गया। गोल्डस्मिथ जो स्वर्णकार थे वर क्लासिफाइड एज द जाति बाय द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एज दे डिड नॉट, तो निषाद और ये जो स्वर्णकार थे ये दोनों ही किसी भी वर्ण में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उनको अलग से उनके कैटेगरीज बना दी गई। इजिली फिट इनटू द 4 फोल्ड वर्णास, ठीक है, डिड नॉट इजिली फिट, तो ये दोनों ही कैटेगरी जाति जो है वो इन 4 वर्णास में फिट नहीं बैठ रही थी, तो इनको एक अलग ही इनकी जाति बना दी गई कि वो स्वर्णकार हैं। स्वर्ण का ना तो ब्राह्मणों में काउंट होता है, ना ही वैश्यास में, ना ही शूद्रास में और ना ही क्षत्रियों में, तो इनको अलग ही रख दिया गया है, निषादों को और स्वर्णकारों को, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं किसमें, सोसाइटी विदाउट द वर्णा सिस्टम। अब उस सोसाइटी की बात करते हैं जो वर्ण सिस्टम से बिल्कुल अलग थी। देख रहे हो ना इस पिक्चर को, तो आपने देख रहे होगे कि ये कौन है, एकलव्य है। अब इसी पर बात करेंगे हम, एकलव्य पर ही। तो एकलव्य फॉरेस्ट में रहता था, फॉरेस्ट ड्वेलर था, तो इसको निषाद जाति में डाल दिया गया, ठीक है। तो सोसाइटी विदाउट द वर्णा सिस्टम, ये जंगलों में क्यों रहते थे लोग, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल आइडिया से डिससेटिस्फाइड थे, डिसएग्री करते थे कि जो रूल्स ब्राह्मणों ने बनाए हैं वही रूल सबको फॉलो करने हैं। क्यों, अगर किसी को कोई रूल पसंद नहीं आता है तो वो नहीं मानेगा, और कंडीशन लगा दी गई थी कि अगर तुम ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल या मनुस्मृति में या फिर ब्रह्म उसमें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में बनाए हुए नियम को तुम पालन नहीं करते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जबकि हम बिल्कुल भी इससे जो है वो संतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाइड हैं या इससे डिसएग्री करते हैं। तो डिसएग्री करते हो तो वो जाकर के जंगलों में रहने लगे जहां पर उनके रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाएंगे। तो उस तरह के लोगों को निषाद जाति में रखा गया, ठीक है। और उनमें से एक था एकलव्य। तो एकलव्य कौन सी जाति से बिलोंग करता था, एकलव्य जो है वो निषाद जाति से बिलोंग करता था, ठीक है। तो एकलव्य बिलोंग टू निषाद जाति। समटाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज वर लेबल्ड एज द मलेच्छा। मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो संस्कृत बोल पढ़ना लिखना ये सब उसको सीखना नहीं जानते थे संस्कृत को, तो उनको मलेच्छा वाली कैटेगरी में डाल दिया गया कि तुम मलेच्छा हो, तो क्योंकि तुम्हें संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती है, तो उनको एक अलग नाम दे दिया गया जिसका नाम था मलेच्छा, ठीक है। नेक्स्ट,
इमर्जेंस ऑफ द वर्ण सिस्टम, ठीक है। अब ये कैसे वर्ण सिस्टम जो है इमर्ज होता है, ब्राह्मणास कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम क्लासिफाई एज द अनटचेबल्स, ठीक है। अब ब्राह्मणों ने कुछ ऐसी जातियां भी देखी जो जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, अस्पृश्य जाति कहा जाता है। टच का मतलब होता है स्पर्श करना, ठीक है, टच का मतलब होता है छूना, जिनके छूने मात्र से या जिनकी परछाई से, शैडो से भी वो अपने आप को पवित्र अपवित्र मानते थे। मतलब उनकी परछाई पड़ गई तो ये ऐसा मानते थे कि वो तो अपवित्र हो गए, फिर अपना गंगा जल वगैरह से ये अपने आप को शुद्ध करते थे कि हमारे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया, अब हम क्या करें, भगवान हमें माफ नहीं करेगा, कुछ इस तरीके उनकी सोच थी, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, जिनको अनटचेबल कैटेगरी में रखा गया था। इनकी ड्यूटी मनुस्मृति में फिक्स की गई। क्या फिक्स की गई कि एक तो ये जो चांडाल होते हैं, तो चांडाल कौन होते हैं, जो थोड़े से वैसे बुरे वाले काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो एनिमल की स्किन को पाइल करना होता है, उसकी स्किन को खींचना होता है, फिर उससे लेदर बैग्स बूट्स बनाने होते हैं, ठीक है। और जो कोई किसी का रिलेटिव नहीं होता है तो उसका फनरल प्रोसेस भी करते हैं, दाह संस्कार वगैरह कर दिया जाता है। तो इस तरह की एग्जीक्यूशंस वगैरह जो फांसी पर लटकाने का काम किया जाता है, तो उनको भी उस कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये जो थोड़े वैसे काम करते हैं इनको चांडाल वाली कैटेगरी में रख दिया गया है। तो क्या होता था कि इनके मनुस्मृति में इनकी ड्यूटी क्या फिक्स की गई थी कि दे हैड टू लीव द आउटसाइड ऑफ द विलेज। इनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, ठीक है। ये गांव से बाहर रहेंगे, गांव के अंदर गांव वालों के साथ मिलकर के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बुरे काम करते हैं। देखो इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इन लोगों को बेचारों के साथ ना बहुत ज्यादा पार्शलिटी की जाती थी, गांव से दूर रखा जाता था। साथ साथ में दे यूज क्या कर रहे थे कि हाँ, तो यूज डिस्कार्ड थिंग, ठीक है, यूज डिस्कार्ड थिंग एंड वियर क्लोथ एंड द डेड एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। तो ये सिर्फ वही चीजें यूज करेंगे जो डिस्कार्डेड होती थी, यानी कि गांव वाले जो बर्तन, अपने टूटे फूटे बर्तन होते थे जिनको फेंकना होता था, तो उन्हीं बर्तनों को वो यूज करेंगे जो रफ होते थे, ठीक है, जो फेंकने वाले होते थे, उन बर्तनों को यूज करेंगे। साथ साथ में डेड बॉडी के साथ साथ में जो उनके घर वाले कपड़े वगैरह लेकर आते थे, उन्हीं कपड़ों को वो पहनेंगे, और किसी और मेटल की वो ज्वेलरी नहीं वेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की, इनकी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। वो किसकी पहनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयरन की, ठीक है, लोहे से बनी हुई। क्लियर। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी का एक्सेस है ये किसको मिलेगा, एक्सेस समझते हो, ठीक है, राइट, एक तरह से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट, देखो मनुस्मृति में क्या बोला गया है, पैटर्नल स्टेट का मतलब क्या होता है, पैटर्नल स्टेट का मतलब होता है फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। पैटर्नल स्टेट का मतलब होता है फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वल अमंगस्ट द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि मनुस्मृति में ये जो फादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मान लो किसी फादर के, ठीक है, किसी फादर के 4 बेटे हैं, ठीक है, मान लिया कि 4 उनके सन हैं, तो इस 4 सन को ना इसकी फादर की पूरी प्रॉपर्टी को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4। तो जो फर्स्ट जो रेशो होगा, मतलब जो हिस्सा होगा, पहले बेटे को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घर का बड़ा होता है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस चक्कर में इनको ज्यादा दे दिया जाता है। तो विद द स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट विमेन कुड नॉट, बोला गया था कि विमेन अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती है, उसको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अपने ससुराल जो है वो चली जाएगी, और उसका इस फादर की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एक इंतजाम किया गया था, वो क्या था, वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, जब लड़की की शादी होती है तो जब उसके माँ बाप की तरफ से, उसके पेरेंट्स की तरफ से जो उसको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, बहुत सारा सामान मिलता है, वो लड़की का अपना खुद का होता है, और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्त्री धन। उसको क्या कहा जाता है, स्त्री धन कहा जाता है। ये लड़की का खुद का अपना होता है, ठीक है, लिटरली विमेन्स वेल्थ, ठीक है। तो इसको बोला गया है कि स्त्री धन ये लड़की का खुद का अपना होता है, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। जैसे फादर की प्रॉपर्टी को बेटा क्लेम कर सकता है, ऐसे ही इस स्त्री धन को जो लड़की का खुद का अपना होता है, जो उसको फादर अपने पेरेंट्स की तरफ से मिले हैं, तो ना तो उसके हस्बैंड उस पर क्लेम कर सकते हैं, ना उसके बच्चे उस पर क्लेम कर सकते हैं, ना उसके इन-लॉज इन पर क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लड़की चाहे अपनी मर्जी से उसको दे तब तो वो उनका हो सकता है, अदरवाइज तो कोई उसके जोर जबरदस्ती उसे छीन नहीं सकता है,
ठीक है ना। और ये आज भी है कि जबरदस्ती उससे छीनेंगे तो भाई फिर चक्कर ही लगाने पड़ेंगे उनको कोर्ट के, ठीक है। तो ये लड़की का खुद का अपना होता था। नेक्स्ट आता है वन एंड द एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। According to the Brahmanical text, another criterion apart from the gender for regulating access to the wealth was varna. अब देखो ये तो हमने क्या बताया, ये तो हमने सन और डॉटर के बारे में, ठीक है, कि प्रॉपर्टी का राइट एक्सेस जो है वो किसको मिलेगा, ठीक है। तो बेटे को मिलता है और बेटी को इस तरह का स्त्रीधन मिलता है। तो ये तो हो गया उनका जो प्रॉपर्टी का राइट था। अब हम बात करते हैं कि वर्ण एंड द एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अनदर एक और क्राइटेरिया रखा गया था कि जिसके पास जितना धन होगा उसी हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, यानी कि लड़का लड़की को तो साइड में कर दो, इसके अलावा एक और जो है तरीका है इसका एक्सेस का, प्रॉपर्टी एक्सेस का, वो क्या है कि फॉर रेगुलेटिंग द एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना, द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब द शूद्रास वाज। अब जिसके पास जितना पैसा होगा उसी से उसकी कैटेगरी डिसाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोई व्यापारी है, मर्चेंट है, ट्रेडर है, वो अपने बिजनेस को इतना अच्छा रन करता है, उसके पास काफी पैसा है, तो उसको लोग क्या करेंगे, उसका सोसाइटी में एक अपना ही रुतबा होगा। एक बोलेंगे ना कि लोग उसको चलते हुए को सलाम करेंगे, सलाम साहब 10 बार तो सलाम करेंगे उसको, ठीक है। चाहे वो नीची कास्ट का है, चाहे वो वैश्याज है, ठीक है, और चाहे शूद्र के पास है, वो अपने काम से वो इतना पैसा इतना अर्न कर लेता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। चाहे वो नीची कास्ट का है लेकिन उसके पास पैसा है, तो लोग उसको सैल्यूट करेंगे, 10 बार सैल्यूट करेंगे। जरा सी स्नीज कफ आ जाएगा, ठीक है, छींक आ जाएगी, खांसी आ जाएगी, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, चलो चलो डॉक्टर के पास मैं लेकर चलता हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं लेकर चलता, इतना तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ता। तो उसको ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं उसको क्या हो गया। और जिसके पास जो बाय कास्ट बहुत ऊंचा है, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, लोग उसको डिसलाइक करेंगे। ये रियलिटी पहले थी और यही अब है। गलत तो नहीं कह रही हूं ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, शेयरिंग द वेल्थ। अब हम क्या बात करते हैं कि वेल्थ को शेयर कैसे करना है। In an alternative scenario, the one system people either claim were assigned the status on the basis of their wealth. तब मैंने अभी बताया ना कि कुछ को उनके वेल्थ के हिसाब से, उनके पैसों के हिसाब से उनका स्टेटस डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, तो वो अमीर गरीब वाला सिस्टम यहाँ पर चल जाएगा। और लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनको डिसलाइक करेंगे। यही बात बताई थी, ठीक है। कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड द स्टेटस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड स्टेटस। कि देखो अभी हमने इतनी सारी बातें पढ़ी कि किसको प्रॉपर्टी राइट होगा, बेटा बेटी में से किस तरह से उनको उनके साथ मतलब कि किसको फादर की प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसके पास स्त्रीधन होगा, ये सारी चीजें पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा कि एक और तरीका था स्टेटस को डिसाइड करने का, स्टेटस को फिक्स करने का कि इसका स्टेटस क्या होगा, कि जो रिच होता था उसका स्टेटस हाई होता था, जो पुअर होता था चाहे वो बाय कास्ट कोई ऊंची कास्ट का हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको नीची कैटेगरी में रखा जाता था। 2 तरह के सिस्टम हमने पढ़ लिए ना स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ social inequality and situation required to regulate the social conflict. अब जब लोगों में अमीर गरीब वाला सिस्टम आ जाएगा, सोसाइटी में ये अमीर गरीब बनने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, है ना। अब कोई मान लो फार्मर है, फार्मर अपने खेतों में या उसकी तरफ से राजा की तरफ से उनको लैंड ग्रांट की गई है, उसमें बोला गया है कि तुम्हें यहाँ पर खेती बाड़ी करनी है, तुम्हें यहाँ पर फार्मिंग करनी है, ठीक है। अब वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और उसको उतने पैसे नहीं दिए जाते जितनी उसने मेहनत की है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। ट्रेड बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। अब वो ट्रेड कर रहा है तो किसी से लेना देना होता है, पैसों के मामले में लेना देना होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें लोगों का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, एक दूसरे से लोग झगड़ेंगे सुलझाएंगे भी, ये भी करेंगे। तो देख रहे हो ना किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एंड ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी मतलब धीरे धीरे लोगों में सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, एंड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे थे, लोगों में आपस में झगड़े भी हो रहे थे। अकॉर्डिंग टू एक सुत पिटक में एक मिथ दिया हुआ है। सुत पिटक क्या है, सुत पिटक गौतम बुद्ध की टीचिंग्स जिसका वर्णन किया गया, ठीक है, टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, सुत पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया। तो उसमें एक चीज बताई गई है, they suggested that the human being initially had not fully involved the bodily form and world of the plant was also not fully developed, ठीक है। तो इंसान मतलब जब इंसानों के अंदर इतनी समझ नहीं थी ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत बहुत ही कम थे,
है ना। अब जैसे हड़प्पा हमने पढ़ा, तो हड़प्पा में लोग जो है मतलब इतना उनमें डिफरेंशिएट नहीं था, इतना उनमें बहुत बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, तो लोग आराम से रह रहे थे क्योंकि लोगों में जितनी समझ थी उसी के हिसाब से रह रहे थे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा था कि लोग अमीर भी थे गरीब भी थे, लेकिन इस तरह की पार्शियलिटी, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे उनके अंदर, ठीक है। तो और ना ही कहीं ऐसे एविडेंस मिले। तो सुत पिटक में एक बात कही गई है कि ह्यूमन बींग्स इनिशियली हैड नॉट फुल्ली इवॉल्व द बॉडीली फॉर्म। तो पहले जो है वो ठीक है, बॉडीली फॉर्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते थे। वर्ल्ड ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड द वर्ल्ड ऑफ प्लांट was also not fully developed. Human being lived in a state of peace, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से रहा करता था। अगर सोचो जरा, ये लोगों के अंदर आपस में झगड़े ना हो, आपसी झगड़े ना हो, हर बात को बहुत ही प्यार से सुलझा दिया जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके अंदर झगड़ा हो जाए। किसी बात को लेकर दोनों में ठीक है मनमुटाव हो रहा है, किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो उस झगड़े का कारण ढूंढो ना कि क्या है। तो इंसानों को जब इस तरह की समझ नहीं थी, तो वो लोग लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ पीस। तो वो एक ऐसे राज्य में, पीस यानी कि शांति वाले राज्य में रहते थे जिसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है, नहीं होता था। देयर वॉज अ ग्रेजुअल डिट्रॉइटेशन ऑफ दी स्टेट एज अ ह्यूमन बीइंग बिकम इंक्रीजिंगली ग्रीडी। जैसे जैसे अब किसी राजा की बात कही गई है कि राजा के पास ठीक है इतना सारा ठीक है पूरा बड़ा राज्य है, उनके रिसोर्सेज को भी यूज करता है, लेकिन उसके राज्य में कोई फार्मर है और वो खेतीबाड़ी कर रहा है, वो कल्टीवेशन कर रहा है, तो जितना प्रोडक्शन उसके खेतों से आता है, उसके फील्ड से आता है, तो उस पर उतना रेवेन्यू इंपोज कर देता है, ठीक है। अब वो रेवेन्यू ठीक है पहले धीरे थोड़ा थोड़ा कम लगाया गया, रेवेन्यू टैक्स उन पर इंपोज किया गया तो वो कम किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन अच्छा होने लगा तो राजा भी लालची होने लगा, तो राजा ने टैक्स को और ज्यादा इंपोज कर दिया। अब टैक्स को इंपोज कर दिया तो बेचारा किसान क्या करेगा, अब वो टैक्स को पे करेगा या फिर अपनी फैमिली के को नर्चर करने के लिए जितने उतनी मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है कि बस मेरे बच्चे ठीक से खाना खाएं, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ें, ठीक से ये करें, ठीक है। अब उसमें 50% तो मान लो वो राजा ही ले गया, जबकि मेहनत तो उसकी पूरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ये जो ग्रीडीनेस होती है इंसान के अंदर, लालचपन होता है, अगर ये नहीं होता तो हर इंसान बहुत सुखी रहता। तो ये जो ग्रीडीनेस है, ये जो लालचपन है इंसान के अंदर, यही कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण होता है। तो वही इसमें बताई गई है। सब्सीक्वेंटली द डेवलपमेंट द नोशन, ठीक है, तो सब्सीक्वेंटली दे डेवलप द नोशन of the kingship based on the human choice with the taxes as the form of the payment for services and rendered by the king. अब कुछ लोग परेशान होकर के, राजा से परेशान, राजा ने इतना ज्यादा हाई टैक्स इंपोज किया हुआ है, तो कुछ लोग गांव छोड़ छोड़कर जाने लगेंगे, दूसरी जगह पर रहने लगेंगे, जंगलों में रहने लगेंगे, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? ग्रीडनेस की वजह से, लालच की वजह से। तो अगर ये लालच इंसान के अंदर से खत्म हो जाए ना, तो ये पूरा लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। ये लालच ही लड़ाई की जड़ है पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो हैंडलिंग द टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत। अब हम क्या करते हैं, महाभारत के बारे में कुछ और जानकारी हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पार्ट पढ़ेंगे महाभारत का। हिस्टोरियन एग्जामाइन वेदर द टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, पाली और तमिल, ठीक है। हिस्टोरियन एग्जामाइन वेदर द टेक्स्ट, हिस्टोरियन ने जितने भी रिसोर्सेज को कलेक्ट किया ना, तो वो ज्यादातर किस भाषा में लिखे हुए थे? प्राकृत में, ठीक है, पाली में और तमिल में। द लैंग्वेज दैट वर प्रोबेबली यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल और इन संस्कृत। प्राकृत, पाली, तमिल, ये वो लैंग्वेज है जो कि वहां के लोकल लोग यूज किया करते थे, आम जो उनकी डेली जो लैंग्वेज होती है, कॉन्वर्सेशन होती है आपस में, तो ये वो लैंग्वेज है, पाली, प्राकृत और तमिल, ठीक है। और बाद में वो संस्कृत भी आने लगेगी। तो ये इस लैंग्वेज में काफी सारे हमारे स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक मिली, ठीक है। लैंग्वेज एंड द कंटेंट। अब हम बात करते हैं, देखो लैंग्वेज जो होती है ना, वो इंसानों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम करती है। जैसे मान लो एक कंट्री में, हमारे इंडिया में क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले हैं, ठीक है, ज्यादातर हिंदी भाषा बोलते हैं। अब अगर हमने किसी हिंदी भाषा में किसी से बात करी, तो वो हमारी बातों को समझेगा, हम उसकी बातों को समझेंगे। तो ये एक जो लैंग्वेज होता है ना, ये एक ऐसा मीडियम है जो कि दो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर मान लो हम हिंदी बोल रहे हो, सामने वाला हमसे साउथ इंडिया में या कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में या फिर जापानीज में, रशियन में, फ्रेंच में बोल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ना तो मैं उसकी बात समझ पाऊंगी ना वो मेरी बात समझ पाएगा। तो ये क्या कनेक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो ये लैंग्वेज जो है पर्टिकुलर, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक ही लैंग्वेज को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इससे लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनती है,
है ना। कनेक्टिविटी बनती है, समझदारी बनती है, एक दूसरे की भाषाओं को समझेंगे, विचारों को समझेंगे, ट्रांसफर करेंगे अपने आइडियाज। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो द वर्जन ऑफ महाभारत इज इन संस्कृत ऑल्दो, तो ये जो महाभारत का वर्जन है ये सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। ऑल्दो देयर आर वर्जन इन द अदर लैंग्वेज एज वेल, हालांकि ये महाभारत जो सबसे पहले लिखी गई थी संस्कृत में लिखी गई थी, फिर बाद में इसके वर्जन्स काफी सारे लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो ये महाभारत एक ऐसा एपिक है जो कि दुनिया की तकरीबन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, तकरीबन लैंग्वेजेस में, ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, ये अरेबियन में, ठीक है, और तमिल में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। जैसे आपने सुना होगा ना रज़्मनामा, रज़्मनामा पर्शियन लैंग्वेज में इसको महाभारत को ही कहते हैं, जो कि अकबर ने इसको ट्रांसलेट करवाया था महाभारत को। तो इसका नाम ही महाभारत की जगह रज़्मनामा कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा। हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर द टू ब्रॉड हेड्स, ठीक है। हिस्टोरियन मानते हैं कि देखो, हिस्टोरियन यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट, कि जो अब प्रेजेंट में जो टेक्स्ट है हमारे पास, अंडर द टू ब्रॉड हेड्स, इसकी दो कैटेगरी बना दी गई है। दीज आर द सेक्शन दैट कंटेन द स्टोरीज डेजिग्नेट एज द, देखो एक तो वो है, ठीक है, एक तो वो है जो नरेट करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कि आपने रोड पर चलते हुए कुछ देखा, आप अपने दोस्त को बताते हो, ठीक है। दोस्त ने क्या किया, उसको अपनी उसमें नोटबुक में नोट कर लिया, आपने उसको नरेट किया, जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे उसने लिखा, तो ये तो हो गया नरेट करना, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एक्चुअल में आपने वो चीज देखी और आप खुद ही उसको लिख रहे हो, एक ये चीज हो गई, तो दो ब्रॉड कैटेगरी बन गई ना उसकी। ऐसे ही महाभारत के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि महाभारत को एक तो वो पर्सन था जिसने सारा ये महाभारत को अपनी आंखों से देखा, महाभारत में हुए युद्ध को, महाभारत के टाइम जो रहा होगा, लोगों को देखा होगा, लोग कैसे घरों में रहते हैं, मतलब उस टाइम की हर चीज को उसने ऑब्जर्व किया होगा और फिर उसने इसको लिखा, ठीक है। अब वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर इसका राइटर हो गया। अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक ये यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस बता रही हूँ किस तरह का यहाँ पर चल रहा है। दूसरा ये कि किसी ने उसको नरेट किया, फॉर एग्जाम्पल कि महर्षि वेद व्यास ने इसको नरेट किया और गणेश जी ने इसको लिखा, ये भी तो था, नरेट करना भी, तो ब्रॉड कैटेगरी बताई गई ना। अब वही बात हम इसमें समझने वाले हैं। ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द चैरियटर बार्ड। अब ये चैरियटर बार्ड किसको बोला गया बच्चे, बताना जरा। ये चैरियटर बार्ड वही है, चैरियटर किसको बोलते हैं, रथकार को, सारथी को। इनडायरेक्टली बोला गया है श्री कृष्ण जी को, क्योंकि उन्होंने सारा ये जो महाभारत का युद्ध था अपनी आंखों से देखा, अर्जुन के सारथी थे, कौन कब कैसे मरा सारी चीजें उन्होंने देखी। तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा उन्होंने सीन देखा तो उन्होंने ही ये लिखा हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर ये मिथ है। तो ये वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने ही महाभारत को लिखा था, बस इतना आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। अब ये शायद वर्ड आता है, इसका मतलब ये पक्का नहीं है, ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, माइट बी, राइट। कंपोज बाय द चैरियटर बार्ड, इसको क्या कहते हैं, चैरियटर बार्ड को इसको सुताज कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबली वर्ड आ जाए, ठीक है, ओरिजिनल वर्ड आ जाए और प्रोबेबली वर्ड आ जाए, तो आपको क्या करना है, चैरियटर बार्ड्स, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, चैरियटर बार्ड्स। रीजनली जनरली अकम्पेड क्षत्रिय वॉरियर, और उसको ये भी बता दिया गया कि वो क्षत्रिय वॉरियर थे, ठीक है। क्षत्रिय वॉरियर का मतलब होता है, श्री कृष्ण जी के बारे में डायरेक्टली बोला गया है। एक तो सारथी थे, बार्ड्स यहाँ पर बताया गया, चैरियटर बार्ड्स बताया गया। दूसरा ये कि वो क्षत्रिय थे, राजा थे। तो इनडायरेक्टली इंडिकेशन किसको दिया गया है, इंडिकेट किसको किया गया है, श्री कृष्ण जी को, ठीक है। उसके बाद देन विद द इमर्जेंस ऑफ द chieftains such as the Kuru and Panchals, Brahman took over the story and began to commit to the writing. Then with the emergence of the chieftain, फिर जैसे जैसे chieftains यानी कि राजा बढ़ने लगे, सच एज द कुरु, ठीक है, कुरु, पांचाल और ब्राह्मणास ये आने लगे, ठीक है। ये राजा बनने लगे, कुरु राजा बनने, कुरु जो फैमिली थी उसमें राजा बनने लगे, पांचाल के राजा थे, ठीक है। ब्राह्मणों में बहुत सारे राजा बने जैसे कर्ण थे। तो टुक ओवर द स्टोरी बिगेन टू द कमिटमेंट, तो इन्होंने क्या किया, कुरु, पांचाल और ये ब्राह्मणों ने एक अपने ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम इस महाभारत को लिखेंगे, कि जो चीजें हमें पता चली है, रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, ये पता चली है, तो फिर हम महाभारत को हम लिखने वाले हैं, क्लियर। तो
in the text, in the next phase between the 200 BC to 200 CE, the growing importance of the worship of the Lord Vishnu led to the identification Lord Krishna. मैंने बताया ना, यही बात तो बताई मैंने कि जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को उस रणभूमि में, उनको सारी बातें बता रहे थे कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, ठीक है, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि तुम बस कर्म किए जाओ, तुम बस पढ़ाई किए जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो, पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि तुम बस अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, जीत तुम्हारी होगी नहीं होगी ये बात की बात है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस एपिक विद हिम। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि किस तरह से इसको लॉर्ड कृष्णा को, जो कि लॉर्ड विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने इस महाभारत को पूरा अपनी आंखों से देखा और उन्होंने इसको बताया। Subsequently, between the 200 to 400 CE, large didactic sections resembling of the Manusmriti was added. ठीक है, अभी डिडक्टिक क्या होता है बच्चे? इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, किसी काम को कैसे किया जाता है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, कि अभी आपको मान लीजिए कोई काम करना है तो पहले आपको ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शंस होती है ना किसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस की, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिडक्टिक। क्लियर। अब आता है द सर्च ऑफ द कन्वर्जेंस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी हम एक तरह की सर्चिंग पर बात करेंगे कि इसका जो एक उजागर होना था या इसको एग्जीक्यूट करना था, दुनिया को इसके बारे में कैसे पता चला, ठीक है, हमें इसको कैसे, इसके बारे में कैसे पता चला, वो चीजें हम देखेंगे कि द महाभारत लाइक अ मेजर एपिक, हमें पता है, ठीक है, लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल। क्वेश्चन आता है कि महाभारत में किन किन चीजों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, किन किन चीजों का हमें वर्णन मिलता है, किन किन बातों के बारे में हमें बताया गया है। तो इसमें ना सिर्फ बैटल्स के बारे में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स के बारे में बताया गया है, फॉरेस्ट के बारे में, प्लेसेस के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में, ये सारी चीजें महाभारत में मेंशन की गई हैं, ठीक है। कौन कौन से बैटल हुए, ठीक है, किस किस राजा के साथ कौन कौन से बैटल हुए, वो महाभारत में बताए गए उस टाइम में जितने भी बैटल हुए थे। दूसरा, फॉरेस्ट ड्वेलर, अब जैसे हमने इसका देखा था, एकलव्य का देखा था, वो जंगलों में रहते थे, गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा में उनका राइट हैंड का थंब मांग लिया था। क्यों मांगा था? क्योंकि वो अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी था और उनकी कमिटमेंट कहीं झूठी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसको एकलव्य का राइट हैंड का थंब मांग लिया, क्योंकि अगर इसका थंब रहेगा तो फिर वो धनुष बाण चलाएगा तो अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी कहलाएगा, तो इसलिए उनको बताया गया। तो 1951 टू 52 द आर्कियोलॉजी, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल। क्या नाम था? बीबी लाल। इन्होंने एक्सवेट किया, ठीक है, एक्सवेटेड अ साइट एट द विलेज। इन्होंने एक साइट का पता लगाया जिसका नाम था हस्तिनापुर। कहां पर? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। मेरठ डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? यूपी में, ठीक है, कहां पर है? यूपी में। बीबी लाल found evidence of the fine occupational levels but describe only the second and the third level। देखो, बीबी लाल को जो सेकंड और थर्ड लेयर थी ना, सेकंड और थर्ड लेयर इन द सेंस कि जो पहले के महाभारत के टाइम में जो भी सेटलमेंट्स थे वो तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फिर उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद जो सेकंड फेज आया उसके एविडेंस मिले, थर्ड फेज आया उसके एविडेंस मिले, ठीक है। तो फिर इन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक हस्तिनापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था और वहां पर इस तरह के सेटलमेंट्स हुआ करते थे, तब पता चला और फिर दुनिया को इस बारे में बताया गया, इस पर एपिक्स बनाए गए, इस पर फिर रिसर्च की गई और सारी चीजों का पता लगाकर बताया गया, ठीक है। उसके बाद दीज लेवल्स वर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेस। ये जो लेवल्स थे इससे पता चलता है कि लोग कैसे कैसे घरों में रहते थे, ठीक है, कच्चे घरों में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे। तो कुछ यहाँ पर कच्चे हाउसेस मिले, कुछ पक्के हाउसेस में मिले। तो जो रिच फैमिली से थे उनके जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे घर मिले, बिल्डिंग्स मिली, महल मिले, बंगलोज मिले, ठीक है। और जो थोड़े नॉर्मल थे और बहुत ही ज्यादा पुअर थे उनके थोड़े से कच्चे हाउसेस भी मिले। तो जो ये सेकंड और थर्ड लेयर है, दीज लेवल्स वर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेस। तो ये किस तरह के हाउसेस में रहते थे, तो ये सेकंड और थर्ड लेयर इस बारे में बताती। हैंडलिंग द टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत, ठीक है। तो महाभारत को डायनामिक टेक्स्ट क्यों बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाई महाभारत इज कंसिडर्ड एज अ डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
महाभारत कैन बी कंसिडर एज द डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है, डायनेमिक क्या होता है ना भाई, बहुत ही डायनेमिक है, मतलब पावरफुल है, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके का है ना। तो इसको क्यों डायनेमिक बोला गया है? इट इज बीइंग रिटन ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। ये एक ऐसा वर्जन है जो कि दुनिया की लगभग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। इतना ट्रांसलेशन और किसी एपिक का नहीं हुआ जितना कि महाभारत का हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है। हर रीडर महाभारत को जानने की कोशिश करता है, महाभारत के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, उनके सेटलमेंट्स के बारे में, या फिर महाभारत का लड़ाई ही लगा लीजिए, युद्ध ही लगा लीजिए कि किस तरह से कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो इसको जानने के ना रीडर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और इसी इंटरेस्ट की वजह से दुनिया की लगभग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है, और अभी भी ये ट्रांसलेशन जारी है। ठीक है, तो ये भी अभी कंटिन्यूटी में है। ओवर द सेंचुरीज मेनी वर्जन ऑफ द एपिक वर रिटन इन द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज थ्रू एन ऑनगोइंग, अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑफ द डायलॉग बिटवीन द पीपल। तो ये लोगों के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में, एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट, और जिन्होंने इस टेक्स्ट को लिखा उसके बारे में, सभी का डिस्क्रिप्शन हमें इसमें महाभारत में मिलना है। इसीलिए इसको एक डायनामिक टेक्स्ट बोला गया है कि इसमें रीडर को ना सिर्फ एक ही पहलू से वाकिफ करवाया गया है, ना सिर्फ इसको एक ही पर्सपेक्टिव से या फिर महाभारत की लड़ाई के बारे में ही बताया गया, नहीं, इसमें हर चीज को, हर फील्ड को इसमें मेंशन किया गया है, तभी जाकर रीडर इतनी अपनी एक समझ बना पाता है इस एपिक को पढ़ करके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सभी को ये वन शॉट समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और तरह की क्वेरी हो तो आप मिलकर पूछ सकते हैं। देखो बच्चा, हर कंसेप्ट को ना बहुत अच्छे से समझना है। जब आप किसी बहुत उसको समझने के लिए जाते हो ना, किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हो, तो उसमें बेसिकली 3 चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, कि आपको हर टॉपिक पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए। दूसरा होता है रिवीजन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और तीसरा होता है हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये जब तीनों चीजें आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ये तीनों ही आपको चीजें दी जा रही है हमारे इस लेटेस्ट बैच में, जो कि इसका नाम है, ठीक है, श्रेष्ठ बैच। तो आप जल्दी से जल्दी इसको श्रेष्ठ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें आपकी कंसेप्ट पर पकड़, सेकंड क्या हो गया रिवीजन, और थर्ड क्या हो गया आपके प्रैक्टिस सेट। मतलब कि लाइव टू लाइव इंटरेक्शन टीचर्स के साथ में। नेक्स्ट है आपके रिवीजन, तो एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे, ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, सैंपल पेपर्स लगाएंगे। तो बताइए कितनी अच्छी तैयारी होगी हमारी। ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 12 प्लस आपकी सीयूईटी, ये दोनों की तैयारी आपको प्रिपरेशन करवा रहा है हमारा ये श्रेष्ठ बैच। तो जितना जल्दी, काफी सारे बच्चे इसमें, हजारों बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं। तो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो किसी भी काम को अगर तुमने सोचा है ना, तो उसके लिए इतना देरी से मत सोचेगा कि वो टाइम ही निकल जाए और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। अभी टाइम है, क्योंकि जीटी इंग्लिश में आपको बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। खास करके जीटी में मैं तो बात करती हूँ, क्वांट और रीजनिंग में बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इसी वजह से उनका स्कोर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब जो बच्चे 2023 में टॉपर्स बने हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करो या उनकी स्ट्रेटेजी देखो, हर टॉपर की यही स्ट्रेटेजी होती है कि वो चीजों को इनिशियली लेता है, बाद का वेट नहीं करता है वो, कि मैं बाद में जब एग्जाम आएगा तब मैं इसकी तैयारी करूंगा। तो जब जागो तभी सवेरा। तो आपके लिए ये राइट टाइम है अपनी सिलेबस को कवर करने का, जो कि आपका सीयूईटी का इसमें 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बोर्ड एग्जाम का 70% हो जाएगा, साथ साथ में आपका 30% जब रहेगा तो 30% पे सीयूईटी का, यानी कि दोनों ही आपको इस बड़े एग्जाम की तैयारी, दोनों बड़े एग्जाम की तैयारी हमारे इस श्रेष्ठ बैच में करवाई जा रही है। तो जितना जल्दी एनरोल करोगे, सिलेबस को कवर करोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस लगाओगे। ठीक है ना। तो जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं, तो वो क्यों किया उन्होंने, क्योंकि भाई उनको मार्क्स लेने हैं, उनको ड्रीम यूनिवर्सिटी लेनी है, उनको स्टेट टॉपर बनना है बोर्ड एग्जाम में, उनको ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने पहले से अपना माइंडसेट किया है, इसीलिए उन्होंने अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी। ठीक है, और इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे Y489। ठीक है, ये हमारा स्पार्क बैच है सिर्फ क्लास 12 के लिए, जिसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि पहले मुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारा स्पार्क बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये लगता है कि मुझे स्पार्क बैच ना लेकर के मुझे सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करनी है, तो जाकर के आप श्रेष्ठ बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 से कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अड्डा 24
24/7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सीयूईटी में ताबड़तोड़ सक्सेस दिलाने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले जाते हैं इसको परचेज करने के लिए। कहां जाएंगे, इसको परचेज करने के लिए हम जाते हैं कहां पर, गूगल बाबा के पास में। ठीक है, तो अगर आपने अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अड्डा 24/7 गूगल पर जाकर डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो। यहां पर ओपन करेंगे, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑल कोर्सेज पर आएगा, यहां पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, याद रखना अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। उसके बाद सीयूईटी पे क्लिक करना है। ये मत सोचना कि इसमें क्लास 12 की तैयारी नहीं करवाई जा रही है, दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। तो आपको महापैक, ये देखिए महापैक में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप श्रेष्ठ बैच लेना चाहते हैं तो इस पे देखिए बाय नाउ का क्लिक ऑप्शन करना है आपको, क्लिक। उसके बाद आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना है Y489। ठीक है, Y489 कूपन कोड लगा दिया, अप्लाई कर दिया। कितने का रह गया, 8714 का ये कोर्स रह गया है। तो बच्चे देखो, अगर आप जिंदगी में लाइफ में कभी रिस्क नहीं ले सकते हो ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। कदम कदम पर आपको हर पल आपको एक रिस्क लेकर चलना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, पैदल जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो वहां पर आपने रिस्क लिया ना कि मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, अब भगवान ना करे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो रिस्क, ये रिस्क ही तो है। ठीक है, घर में बैठे हो, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, या एक्सवाइजेड आप मार्केट गए हो, तो कहने का मतलब कदम कदम पर जब भी आप कुछ चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का कि भाई चीज खराब निकल जाए, चीज अच्छी निकल जाए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब तक रिस्क नहीं लोगे लाइफ में तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये तो तुम अपने करियर के लिए खर्च कर रहे हो ना, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं। और ये अपने ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक सही इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कोई भी, मुझे लगता है कोई भी पेरेंट्स ये नहीं मना करेगा कि तुम पढ़ाई के लिए अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, नहीं। इतने में तो अब ये देखिए ना, ये पूरे 12 मंथ की वैलिडिटी है। अगर तुम पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज भी देते हो, 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाते हो, पर मंथ 3000 दे रहे हो, साल भर में कितना दे दोगे, 36,000। और ये साल भर का कितना अमाउंट आ रहा है, 8714 ओनली। तो आप सोचिए फायदा कहां पर है। इसमें आपकी मनी भी सेव हो रही है, इसमें आपको नॉलेज भी मिल रही है, और इसमें आपका सबसे बड़ा जो सपना है बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी में टॉप करने का, वो पूरा हो रहा है। बाकी को चलो छोड़ो, मारो गोली। आपके साथ, आपके सपने के साथ आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनको पूरा करना चाहिए, है ना? जाइए जल्दी से श्रेष्ठ बैच को ज्वाइन कीजिए, अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है।